डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। श्वसन से कौन परिचित नहीं, यानी कि रेस्पिरेशन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Today I will teach you a very important topic of the plant physiology, that is respiration. Respiration is very important process found in all living organisms. Respiration is essential for our survival. यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जीवधारी में श्वसन क्रिया पाई जाती है, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो। पौधों में हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पौधों के पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के रूप में होता है। रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, और इस दौरान जो एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, यही एनर्जी पौधों के लिए उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आती है। तो रेस्पिरेशन को यदि हम देखें, इसे परिभाषित करें, तो देखेंगे रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट and the respiratory substrate may be carbohydrate, fat or protein. It breaks down through the oxidation with release of the energy in the form of ATP with release of CO2 as a consequences. कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें पौधे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उसके सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O बन के निकल जाता है। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जो ATP के फॉर्म में होती है। पौधों में फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, जिसके दौरान पौधे लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जब पौधा कुछ बना रहा होता है। किसी भी जीवधारी में, चाहे हम प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, हम प्लांट और एनिमल दोनों केसेस में देखते हैं कि पौधों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंटेंट का फॉर्मेशन होता है। जब कोई चीज बॉडी में बनती है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, और जब कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपलर वन में बदलता है तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी हम कह सकते हैं एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपनी सेल में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, और जो एनर्जी उससे निकलती है उससे पौधे ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन होता कहाँ है। दिस रेस्पिरेशन अकर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, यहाँ मैंने एक सेल बनाने की कोशिश की है। ये मान लिया कि एक प्लांट सेल है, बीच में मैंने देखिए न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने केवल 2 सेलुलर ऑर्गेनेल, क्योंकि हमको और सेलुलर ऑर्गेनेल बनाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं प्लांट सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ बगल में हमने बना के दिखाने की कोशिश की है। ये है प्लास्टिड यानी कि वह साइड पौधे का जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है। यहाँ पर पौधे अपना
भोजन बनाते हैं। इस सेल में मैंने 2 ऑर्गेनेल बनाए। इन 2 सेलुलर ऑर्गेनेल के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि प्लास्टिड वह पार्ट है जिससे पौधे अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, यानी प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कुछ भी भोजन इस प्लास्टिड के द्वारा, इस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बना, वही फूड मटेरियल, मान लिया C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना। अब यही कार्बोहाइड्रेट पौधे की बॉडी में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है और स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। जब पौधे को ज़रूरत होती है वाइटल एक्टिविटी के लिए, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो इसी स्टार्च को का ब्रेक डाउन फिर मोनोसैकेराइड में होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। तो आइए हम रेस्पिरेशन की साइट को देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, लेकिन इसका अपना डीएनए, देखिए यहाँ रेड कलर से मैंने दिखाया है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है एंड दिस डीएनए कैन रेप्लिकेट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसी माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में सक्षम है। दैट्स व्हाई वी कैन से द माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की स्टडी अगर हम करते हैं तो पाते हैं कि 2 लेयर से ये घिरा हुआ है, द आउटर लेयर और ये है इनर लेयर। आउटर लेयर की थिकनेस अगर हम देखें तो ये 60 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर इनर लेयर की बात हम करें तो इनर लेयर की थिकनेस 50 to 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ये 2 लेयर, आउटर और इनर लेयर के बीच की जो स्पेस होती है, इसे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं और इस स्पेस की जो दूरी है वो 80 एंगस्ट्रॉम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर को आप ध्यान से देखिए, दिस इज स्मूथ, देखिए बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है। लेकिन जो इनर लेयर है, इनर लेयर में इनफोल्डिंग्स पाई जा रही हैं और ये अंदर की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो कर रही हैं। These finger-like projections are called क्रिस्टी। इन्हीं को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर हम देख रहे हैं टेबल टेनिस में जैसे रैकेट से हम खेलते हैं, उस रैकेट के शेप का यहाँ पर क्रिस्टी के ऊपर इस लेयर पर एक स्ट्रक्चर पूरी सरफेस पर दिखाई देता है। इसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं। इस F1 पार्टिकल को हम सोम भी कहते हैं। तो इस और यहाँ हमने ये ग्रीन कलर के डॉट से दिखाने की कोशिश की है कि इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर जो इसका प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा को हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए ब्लू कलर के स्पॉट से, ये देखिए इस तरह ब्लू कलर के स्पॉट से हमने यहाँ बताने की कोशिश की है, ये है राइबोसोम्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, इसके अंदर हमको राइबोसोम भी दिखाई देता है और इसका सर्कुलर डीएनए भी दिखाई देता है। तो यह है वह साइट जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। यदि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बायोकेमिकल रिएक्शन को हम देखें कि किस तरह रिएक्शन होता होगा, तो यहाँ बताना चाहूंगी C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर, और जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ देखिए CO2 बाहर निकल जाती है, H2O, और 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी की जो वैल्यू है वो 30 ATP के बराबर होती है। यानी जो 38 ATP रेस्पिरेशन के दौरान
रिलीज होती है इस 38 एटीपी, जो 38 एटीपी यहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान बनती है, इसकी वैल्यू 686 किलो कैलोरी होती है। इस रेस्पिरेशन के रिएक्शन में हम इस तरह यहाँ वाटर को ऐड करके भी रिएक्शन बना सकते हैं, या इस वाटर को हम छिपा लें तो केवल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ CO2, और रिएक्शन को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं C6H12O6, और इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ 6O2 लिख देंगे, और जो बाहर रिलीज होगा इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। हम इस तरह भी इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, और ऐसे हम इसका कंप्लीट रिएक्शन देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। यहाँ हमने बताया है कि जो रेस्पिरेशन की साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब हम देखें कि कितने प्रकार का रेस्पिरेशन होता है पौधों में या एनिमल में, या यूं कहें कि इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। One is aerobic respiration and other is anaerobic respiration. Aerobic respiration वह रेस्पिरेशन है जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। देखिए यहाँ ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, C6H12O6 इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा तो इस प्रकार का ब्रेकडाउन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, and this respiration is very common. It is found in all animals and all plants. एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन सभी हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में पाया जाता है, या यूं कहें कि सभी एनिमल और प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O में बदल जाता है। अगली बात अगर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो ग्लाइकोलिसिस को छोड़ करके अन्य स्टेप हैं वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा ज़्यादा निकलती है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिससे 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। और यह सभी प्रकार के जीवधारियों में इस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन होने की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी ज़्यादा निकलती है, जो कि 38 एटीपी होती है। तो इस प्रकार एरोबिक रेस्पिरेशन ये सामान्य तौर से सभी में पाया जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें। यहाँ पर भी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है लाइक कार्बोहाइड्रेट, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है कि ये कार्बोहाइड्रेट दैट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहाँ इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है, ये टूटा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यानी कि इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में ये किसमें बदल गया, एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली 2 ATP इज रिलीज्ड हियर। अंतर करके देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज हो रही है,
यहाँ केवल 2 एटीपी रिलीज हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि CO2 और H2O में कंप्लीट कंबसन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। इस केस में हम देख रहे हैं एथाइल अल्कोहल और CO2 बना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के द्वारा होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी मसल्स में जब ज़्यादा वर्कआउट कोई कर लेता है तो उसकी मसल्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक ना हो करके एनारोबिक हो जाता है। यही कारण है कि जब आप कभी दौड़ते हैं, 100 मीटर की दौड़ या किसी भी प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो आपके शरीर में दर्द होने लगता है। दौड़ने के बाद पैरों में दर्द होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। और वहाँ ये इस केस में तो हम देख रहे हैं बैक्टीरिया के द्वारा जब फर्मेंटेशन यहाँ हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो C2H5OH का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ एथाइल अल्कोहल ना बन करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, यानी कंप्लीट कंबसन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी सेल थकावट में चली जाती है, जिसे हम फैटिग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये आपने जूलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट एनिमल सभी सेल में पाया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन परमानेंट प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन परमानेंट प्रोसेस है और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेम्परेरी प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कंबसन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट कंबसन होता है और एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एटीपी ज़्यादा निकलती है और ये प्रोसेस फास्ट स्पीड से होता है। यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन हम देखते हैं ये धीमी गति से होता है और केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की कितनी स्टेप होती है, कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। It is completed into 4 steps. The first step is the glycolysis. Second step is the oxidation of pyruvic acid. Third step is the Krebs cycle, जिसे TCA cycle भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और चौथा स्टेप होता है इसका ETS साइकिल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्लाइकोलिसिस सबसे पहला फेज है, सबसे पहली स्टेप है रेस्पिरेशन की। जब कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज है, इसका ब्रेक डाउन होता है, इसकी लिसिस हो जाती है। यह 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। और दूसरे स्टेप में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि 3 कार्बन का पायरुविक एसिड 2 कार्बन के एसिटिल कोएंजाइम A में बदल जाता है। और एसिटिल कोएंजाइम A फिर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है और क्रेब्स साइकिल के द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तहत कोएंजाइम रिड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और जितने भी कोएंजाइम रिड्यूस हुए, जिन्होंने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, ETS पाथवे इस स्टेज में आकर सारे कोएंजाइम पुनः ऑक्सीडाइज हो जाते हैं प्रोसेस को पुनः स्टार्ट करने के लिए। ये मैंने रेस्पिरेशन की एक समरी आपको आज बताई है। और इसका अगला पार्ट आप जब देखेंगे रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, तो मैं आपको ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल को अच्छी तरीके से मैं इलोबरेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज आपने देखा रेस्पिरेशन को। यहाँ एक बात और आपसे बताना चाहूंगी कि किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, यहाँ देखिए मैंने सेल बनाया
और यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया। तो हम अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरिजन करें तो हम यही पाएंगे कि एनिमल सेल जो ज़्यादा वर्कआउट करती है, ऐसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, और जिन सेल्स में ज़्यादा वर्क नहीं होता है, जो बहुत वर्क नहीं करती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। इसी तरह एज पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्भर करती है। जो ओल्ड सेल हो जाती है, सेल जो ओल्ड हो जाती है, जो ज़्यादा वाइटल एक्टिविटी नहीं करती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म की रेट बहुत स्लो हो जाती है, ऐसी सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाती है। यदि हम एनिमल और प्लांट इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एनिमल को तो बहुत से काम होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, अंदर की मशीनरी भी चल रही है और बाहर भी हम काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन की रेट एनिमल्स में फास्ट होती है। प्लांट में केवल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, यानी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है, और कोई एक्टिविटी उनके अंदर ऐसी नहीं होती है जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, ऐसा पौधों में इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है। एनिमल सेल में पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, यानी प्लांट सेल में प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, एनिमल सेल में ज़्यादा होगी, क्योंकि एनिमल सेल को ज़्यादा काम करना होता है, प्लांट सेल को इतना काम नहीं करना होता है। तो प्लीज़ ये पूरे फिगर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए, और यदि आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है बच्चों, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस YouTube चैनल से लाभान्वित हो सकें और आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें, आप जीवन में सफल रहें और मेरा यह प्रयास सार्थक